नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। और अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम कुछ बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपके राशियों का हाल होगा कि कल आपके ग्रहों की गति आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकती है, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या योजना आप शुरू कर सकते हैं। एकदम रैपिड फायर जो राशिफल है वो आपको हम बताएंगे, मगर इसके पहले आज हम उस विशेष बात की चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण मनुष्यता असफल हो जाती है। जी, हमारे बोलते हैं अपत्य और अनपत्य। अपत्य शब्द का अर्थ होता है संतान और अनपत्यता होती है संतानहीनता। संतानहीनता क्यों होती है, क्या इसका कोई ज्योतिषी कारण है? संतानहीनता के लिए महर्षि पाराशर ने अनेक कारणों का उल्लेख किया, जिसमें प्रमुख कारण है जातक का किसी न किसी प्रकार से श्रापित होना। देखिए, हर चीज का एक अलग एंगल हो सकता है, मगर भारतीय ज्योतिष जो है, सनातन जो है, वह संतानहीनता को एक ज्योतिषीय वजह से उत्पन्न व्यवधान मानता है। तो ये क्यों हो सकता है? हमारे कहते हैं शरीर में तीन प्रकार के देह होते हैं। एक होता है भौतिक, दूसरा होता है सूक्ष्म देह, तीसरा होता है कारण देह। सूक्ष्म देह को ही शरीर में जीव और शरीर से बाहर प्रेत कहते हैं। यानी इसी के अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, इसी के अंदर में देह शक्ति होती है। और यदि किसी के अकाल मृत्यु हो जाए तो पितृदोष होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से पितृदोष हो सकता है। तो यदि जन्मांग में पंचम स्थान का स्वामी शत्रु राशि में बैठ जाए, छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर हो रही हो, या पंचमी छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, किसी कन्या के जन्म कुंडली में लग्न में राहु बैठ जाए, या लग्ने द्वितीय छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, या सप्तमी छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में संतान बाधा कारक ग्रह परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यदि पंचमी सूर्य हो और सूर्य राहु से आक्रांत हो जाए तो पितरों का श्राप होता है और कहते हैं कि पितृदोषों के कारण संतान में बाधा होती है। यदि चंद्रमा पंचमेश होकर के छठे आठवीं बारहवीं बैठ जाए और चंद्रमा राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो बोलते हैं किसी स्त्री के श्राप के कारण आपको संतान बंधक का योग बनता है। इसी तरह से यदि बृहस्पति पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए और वो छठे आठवें बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु का श्राप होता है और ऐसा गुरु चांडाल दोष, गुरु चांडाल योग बनते हैं, जिसके चलते संतान में बाधा आ सकती है। और इसी तरह से अगर शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, छठे आठवें बारहवें बैठ जाए और संतान में बाधा हो तो ये पितृदोष होता है। कई बार ऐसा होता है कि मंगल जैसे ग्रह भी जब पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाते हैं तो सर्प दोष होता है। यदि अकेले राहु अष्टम स्थान में हो जाए और उसके चलते संतान की बाधा हो तो ये एक सर्प श्राप होता है। तो इस तरह से अनेक तरह के श्राप होते हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। पर एग्जैक्टली जब कभी भी पंचमेश, लग्नेश या भाग्येश छठे आठवें बारहवें बैठ जाएं, पाप ग्रहों से, राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ये संतान बाधा का योग देता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ नारायण बलि, नाग बलि और विधिवत रुद्राभिषेक का विधान बताया धर्म सिंधु ग्रंथ में पेज नंबर 222-223 में कि इस प्रकार अगर गुरु चांडाल योग हो, ग्रहण योग हो, या सूर्य का ग्रहण हो, या फिर चंद्रमा का ग्रहण हो, या फिर बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए, शनि राहु से आक्रांत हो जाए, पंचमेश छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, या शनि पंचमेश होकर छठे आठवें बारहवें बैठ जाए, या नवमेश बैठ जाए, किसी भी कारण से अगर संतत्यावरोध है तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। श्राद्ध कराने के बाद सर्प श्राद्ध कराएं और सर्प श्राद्ध के बाद विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति करें। और ऐसा किसी भी नदी के किनारे, किसी भी देवता के मंदिर में विद्वान आचार्य के निर्देश में कराएं। याद रखें कि जब कभी भी इस तरह के दोष होते हैं तो इन
दोषों की निवृत्ति बेहद आवश्यक होती है, वरना आपके घर में संतति अवरोध होता है। संतान के करियर, संतान के हेल्थ, संतान के इमोशन, संतान की पढ़ाई, सब तरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं और आपके घर में अशांति रहती है। हमारे लिखते हैं कि सूतकंज निवर्तेत सपण्डीकरणम विना तस्मात् पुत्रस्य कर्तव्यम सूतकांते च सपण्डनम। ऐसा कहा गया कि जब तक पितृदोष होता है तब तक उनके घर में सूतक होता है और उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं होते। इसलिए अगर पितृदोष हो तो विधिवत एकोदिष्ट श्राद्ध करके और सभी परिवार के साथ श्राद्ध करके और फिर इसकी निवृत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पयोव्रत का विधान भी कहा कि फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक दूध पर आश्रित रखा जाता है, दूध का दान किया जाता है, पयोव्रत किया जाता है। ऐसा करने से भी संतानहीनता दूर होती है और पितृदोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, हमने विस्तार से पितृदोषों पर चर्चा की। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार अनपत्यता पे ढेर सारे एपिसोड करेंगे और अलग अलग हिस्से पर इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी आपके समझ में आ गया होगा। हमने आज चर्चा की कि इस अनपत्यता यानी संतानहीनता एक बड़ा श्राप है और इस श्राप से मुक्ति सबको चाहिए। स्त्री पुरुष विवाह के बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ चाहते हैं वो संतान चाहते हैं। आत्मना जायते पुत्र, अपने अंश को जब वो जन्म देता है तभी वह सुखी होता है। शायद यही हमारे यहाँ पे पितृणों की मुक्ति है कि हमें जब किसी ने जन्म दिया तो हमें भी किसी को जन्म देकर उसकी परवरिश करने से हमारा पितृण दूर होता है। आप इसी तरह से पुत्रों के ऊपर में भी है कि पुण्नामनु नरकाद पितरम त्रायते सुतः, बच्चे अपने माता पिता की सेवा करके अपने पितरों से मुक्त होते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। हम एक संतान लेते हैं और संतान फिर हमारी सेवा करता है, हम संतान की सेवा करते हैं और फिर ऐसी पीढ़ियाँ चलती हैं। तो आज हमने चर्चा की कि संतानहीनता का दोष कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। हम इसके ऊपर लगातार एपिसोड बना रहे हैं ताकि संतानहीनता के बारे में हमारे सारे दर्शक अच्छे से अवेयर हो जाए। चलिए अब राशियों का हाल शुरू करते हैं। कल यानी आने वाले कल में आपकी राशियों में किस तरह के परिवर्तन हुए, ग्रहों में क्या परिवर्तन हुए और ग्रह किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए 12 राशियों का रैपिड फायर एपिसोड शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष और अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय बाकी दिनों की तरह राहु बृहस्पति के साथ में ही बैठे हैं। बृहस्पति भाग्येश होकर बैठे, द्वादशीश होकर लग्न में बैठे, मतलब भागदौड़ के बाद लाभ होगा, अवसर आपके पास में, मगर राहु से आक्रांत है। इसके चलते लगता है कि इन अवसरों में काफ़ी बाधाएं आ सकती, जैसा कि रोज से आ रही है। आप देख ही रहे हैं आपके रूटीन में काफ़ी व्यवधान है। 11वें स्थान में शनि, मगर फिर भी आपके सर्वाइवल के लायक आपको कमाई होती रहेगी, मगर काम में व्यवधान से मन परेशान हो सकता है। हम देखें कि लग्नेश पंचम स्थान में थोड़ा सा फोकस का अपने बच्चों की तरफ है और उस बच्चों के करियर को लेकर थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पर हम देखेंगे चौथे स्थान में चंद्रमा है। कुछ लोग भूमि वाहन मकान की भी चिंता में है। तो मुझे लगता है कि ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, मगर एक बात याद रखिए कि लग्नस्थ राहु के कारण रूटीन में थोड़े से व्यवधान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो राहु का निदान हमने कहा है कि भावी इमेज से कहीं त्रिपुरारी, सावन का महीना है तो भगवान सभी प्रकार के ताप शाप का निदान करते हैं और 12 राशि के जातकों को भगवान शिव का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चलिए, और इसके अलावा काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु बारीकी रोज की तरह बैठे हुए हैं, मतलब खर्च अभी भी ज़्यादा है, कमाई थोड़ी सी कम है, यानी रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, खर्च का प्रेशर रहेगा। यहाँ पर हम देखें कि चंद्रमा जो हैं वो तीसरे स्थान में, थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता ज़्यादा है। शनि दशम स्थान में है, राज्य सत्ता से आपको अच्छी सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान में मंगल, भूमि वाहन मकान के योग यहाँ भी प्रबल दिखाई पड़ते हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग अपना वाहन बदलना चाहते हो तो समय उसके लिए काफ़ी अच्छा। क्या करें, उसके लिए एक छोटा सा उपाय कि चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ थोड़ी सी चीनी का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि के स्वामी बुध होते हैं और इस समय वो मंगल के साथ में बैठे हैं, मतलब ज़बरदस्त एनर्जी है और ज़बरदस्त विज़न है, और इस विज़न के साथ में अच्छी ऊर्जा के साथ में आप प्रयास करेंगे तो कल का दिन बहुत बेहतर होगा। यानी आपको एक अच्छी योजना बनानी होगी। भाग्येश यानी भाग्य स्थान में, मतलब सारी परेशानियों के बाद भी अवसर आपके पास में है और इस अवसर को सहयोग करने के लिए राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, मतलब आपको सफलता के चांसेस बहुत अच्छे। यानी 12 राशियों में पहली राशि है मेष राशि, मिथुन राशि, जो
कल बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगी। तो कल का दिन आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, खूब मन लगाकर मेहनत करें, थोड़े से काले तिल का दान करें, थोड़े शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनुष्य हो जाता हो, चंद्रमा से मन को देखा जाता है, और चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक इमोशनल तो पक्का होगा। इमोशनल होगा तो थोड़ा से निर्णय लेने में परेशानी होगी, क्योंकि मुझे से लगता है कि साथ में सूर्य भी है, शुक्र है, तो मतलब कुछ लोगों को तनाव की स्थिति हो सकती है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। मगर एक बात इसके साथ बड़ी अच्छी है कि मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। चौथे स्थान में केतु, परिवार को लेकर के कुछ यात्राएं हो सकती हैं। दशम स्थान में राहु के साथ में गुरु, उलझने फिर भी बनी रहेंगी। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए लगातार हार्डशिप बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का अभिषेक करें और थोड़ी सी चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि आमतौर पे सिंह राशि वाले जातक स्थिर लग्न है, तो इसके स्वामी भी सूर्य हैं, और सूर्य बहुत स्टेबल है, काफ़ी गंभीर प्लैनेट माना जाता है सूर्य को। तो सूर्य की गंभीरता के कारण मगर यहाँ पर बुध और मंगल भी है, मतलब जितने गंभीर हैं उतनी ऊर्जावान है और उतने ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं और उतनी ज़्यादा अच्छा विजन रखे हैं, मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और अब भाग्येश भी सामने लग्न में बैठे हैं, मतलब अवसर भी है, हालांकि उलझने होंगी, कोई काम करेंगे तो उलझन होगी, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं तो इतनी आसानी से आपको जीतने तो नहीं ही देंगे। मगर फिर भी आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा, और आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का अभिषेक करें, राहु के मंत्रों का जप करें और थोड़े से उड़द की दाल गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों कन्या राशि ने मेरी राशि, इस राशि वाले जातकों को, मतलब मेरा मानना है कि दो राशियां जो हैं वो ह्यूमन राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या, क्योंकि दोनों के स्वामी बुध होते हैं। मतलब सेंसिबिलिटी दोनों ही राशि में है बहुत ज़्यादा। एक राशि बहुत बेनिफिटेड रहेगी और एक राशि के बारे में हमें जानना है कि कन्या राशि, जिसके 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है, मतलब भागदौड़ बराबर बनी रहेगी। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खासकर यदि आप ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं तो आप अपनी हेल्थ का एकदम ध्यान रखें। ऋण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अपने कैपेसिटी के अनुसार ऋण लें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप बिल्कुल न करें, दोस्तों से धोखा मिल सकता है, क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो कल का दिन बेहतर। शिव की पूजा इस राशि में भी करनी। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। लग्न में केतु है, जबरदस्त टैलेंट है और मल्टी टैलेंटेड है। तुला राशि वाले जातक आमतौर पे तोल मोल बहुत करते हैं, थोड़े से बार्गेनर रहते हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बार्गेन करने का मौका, यात्राएं बहुत है। 11वें स्थान में मंगल, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और इस समय अगर हम शनि को देखें तो 5वें स्थान में शनि है। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, 7वें स्थान में राहु और 5वें स्थान में शनि। अगर आप शादीशुदा हों या आपकी लव लाइफ हो तो आप अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट कर लें, कोई ट्रांसपेरेंसी बना के रखें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करें? तो राहु के मंत्रों का जप करें और अपने काम काज में थोड़ी सफाई लें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि वृश्चिक राशि हिंदुस्तान की राशि हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं जो 10वें स्थान में है, मतलब इस राशि की सत्ता में कोई तकलीफ नहीं है। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़िया रहने वाली है। 6ठे स्थान में राहु, मगर कुछ लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं और इन असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करना थोड़ा सा कठिन होगा। पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? चूंकि राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, इसलिए गुरु राहु के मंत्रों का जप करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तो धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति है, राहु से आक्रांत है, बना हेल्थ और इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश अगर राहु से आक्रांत होकर पंचम स्थान में बैठ जाए तो थोड़ा परिवार की चिंता होती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है। इस समय 3रे स्थान में शनि है, थोड़ा से इमोशनल हो थोड़ा ज़्यादा ही है, मुझे ऐसा लगता है। 8वें स्थान में शुक्र, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है, मगर फिर भी इन विवादों में कुछ एक विवादों में बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। इस समय द्वादश मंगल 8वें स्थान में है, जो बताते हैं कि कल का रूटीन बड़ा हैक्टिक रहने वाला है, यानी शेड्यूल हैक्टिक रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, गाड़ी चलाते समय सावधान। क्या करें? 8वां मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल भाग्य स्थान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, थोड़े से गुड़ चने का दान करके कल के दिन की शुरुआत करेंगे तो कल दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इसके स्वामी शनि होते हैं। आमतौर पर अगर मकर और कुंभ राशि का डिफरेंस देखें तो एक राजा है और दूसरा सेनापति।
तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मकर राशि वाले जातक अक्सर एक वॉरियर होते हैं, फाइटर होते हैं, वो अच्छे सेनापति होते हैं, बट वो एक अच्छे राजा नहीं होते, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में स्ट्रगल होता है। मतलब ये कंफर्ट लाइफ जी ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कंफर्ट नहीं होगा। थोड़ा सा परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, बुजुर्गों को लेकर चिंता हो सकती है। सातवें स्थान में शुक्र है, लाइफ पार्टनर का बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मतलब जिनकी लव लाइफ हो या जो शादीशुदा हो, कल का दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजार सकते हैं। इस समय दशम स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती, काम को लेकर मेंटली प्रिपेयर रहें। आठवें स्थान में मंगल है, ये एकादशी शो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम को लेकर के थोड़ी भागदौड़ बनी रहेगी। क्या करना चाहिए, तो कल का दिन ऐसा है कि गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, थोड़े से हरी मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभेर एक्वायरेंस की। मैंने कहा कि अगर हम मकर और कुंभ दो राशियों को देखें तो कुंभ राशि वाले राजा होते हैं, और शनि लग्नस्थ होकर के बैठे तो निश्चित तौर पर राजाओं में राजसी गुण थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत। तीसरे स्थान में गुरु हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। और सातवें स्थान में बुध के साथ में मंगल है, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। इस समय हम देखें कि अष्टमेश बुध हैं, मुझे लगता है कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ सेहत का ध्यान रखना होगा, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन का ध्यान रखना होगा। थोड़े सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ी केयरिंग होने की ज़रूरत है। क्या करें, शनिश्चर मंत्र का जब करें, थोड़े से काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर ले तो मीन यानी पाइशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, समय राहु के साथ में है और आठवें स्थान में केतु। रोज की तरह आज मैं कह सकता हूँ कि भाई और बहनों थोड़ा सावधान रहें, किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। आठवें स्थान में केतु, यात्राओं में बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा देखें कि पांचवें स्थान में सूर्य शुक्र चंद्रमा है, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। छठे स्थान में मंगल। इसके बाद भी कल का दिन आपके लिए बड़ा विनिंग डेट रहेगा, विनिंग डेट रहेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली। मगर एक जगह याद रखें कि आठवें स्थान में केतु है, बेवजह की बातों से फिर भी बचकर चलना होगा। एक बात मैं कहना भूल गया, 12वें स्थान में शनि है, खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, खर्च पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख करें तो आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा, क्योंकि शनि अभी लगातार 6 अक्टूबर तक सस्टेन करने वाले हैं। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए, चाहिए कि ये शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।